हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। एम कैम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर। आज के इस सेशन में बात करेंगे जेट बोर्ड 11 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बात करते हैं 2023 जेट बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्लास 11 में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास कितना होंगे? 14 होंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। आपके पास टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? फुल मार्क्स 40। आपको 40 मार्क्स का ये है और 10 मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल्स की ओर से। आज आज बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा? टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। क्या होगा? टेम्परेचर कैसा है? केल्विन। आपका केल्विन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ध्यान देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज है फंडामेंटल। इसका एसआई यूनिट आपके पास सामने है। क्या होगा? लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। मास का क्या होगा? किलोग्राम। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? एम्पियर। टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा? मोल। एंड लिमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा? कैंडेला। तो आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, पढ़ेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या क्या है आपके पास? कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें आपके पास एलिमेंटल एनालिसिस में क्या देखा गया? कार्बन कितना है यहाँ पे? 38.71%। हाइड्रोजन कितने हैं? 9.67%। ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन का फाइंड आउट करेंगे क्योंकि परसेंटेज है, 100 में से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसका पूछा जा रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंटेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला? आपके पास क्या था? कार्बन था, कितने परसेंट है? 38.71%। ठीक है, हाइड्रोजन है, कितने परसेंट है? 9.67%। टोटल परसेंटेज हमको पता है, 100 में कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन का फाइंड आउट कर लेंगे। ऑक्सीजन का फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो क्या करना है? ऑक्सीजन का फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पता है परसेंटेज 100 में फाइंड होगा। 100 माइनस ये जो कार्बन हाइड्रोजन है उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना हो जाएगा? 38.71 प्लस 9.67। ये दोनों को क्या करेंगे? जब लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास निकल जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो 51.62% क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन। ये आपके पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इस पे हिडन हम लोग बोल सकते हैं कि छिपा हुआ था। नेक्स्ट है इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे? कार्बन है, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सभी को उसके मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं, कितना हो जाएगा इसका? 12। ठीक है, हाइड्रोजन का बात करें, इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप यहीं पे लिख दे रहा हूँ 51.62। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के लिए कितना है? 9.67। हाइड्रोजन का कितना होगा? एटॉमिक वेट 1। ऑक्सीजन का क्या होगा?
51.62। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होगा 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कार्बन कितना हो जाएगा, डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, 2 बचेगा, 2 पे 7 27, तो 12 2 जा 24, फिर से 2, ठीक है, मींस आपके पास 3.22 3.22। हाइड्रोजन आपके पास कितना हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे सेम आएगा 9.67। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 से डिवाइड कीजिए, तो 16 3 जा 48, 3 बचेगा, 3 पे 36, ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ पे 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 16 3 जा 48, 3 बचेगा, 3 पे 6 36, ठीक है, तो 16 2 जा 32, 2 और फिर से आएगा, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 3.22। अब क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो फाइंड करना है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड करेंगे। तो 3.22 9.67 3.22, आप क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, मिनिमम वैल्यू 3.22 है, तो 3.22 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए 3.22 से, इसको भी डिवाइड कर दीजिए 3.22 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है 1, हाइड्रोजन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगभग कटेगा ये 3 से, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, ऑक्सीजन सेम है, कैंसिल होगा तो 1, मींस आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला में क्या हो जाएगा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 1। जो आपका कौन सा ऑप्शन पे दिख रहा है, एक कार्बन है मींस एक कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 3 मींस क्या हो जाएगा H3, और क्या है एक ऑक्सीजन है, मींस आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH3O, ठीक है, तो CH3O आपका ऑप्शन नंबर क्या है 3 में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d ऑर्बिटल्स। 4d ऑर्बिटल्स में आपको बताना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। आपके पास ऑप्शन क्या है 14 10 8 6, तो कौन सा ऑर्बिटल का बात हो रहा है यहाँ पे 4d, तो आपको पता होगा कि d में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4d सबसे को यदि कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल नहीं लिए हैं, ठीक है, 4d सबसेल में क्या होगा, आपको पता होगा कि d सबसेल में l का वैल्यू कितना हो जाएगा, यदि d का बात करें l का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ml का वैल्यू को देखेंगे, ml का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा, यदि l का वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 +1 एंड +2, टोटल वैल्यू कितना हो गया, टोटल वैल्यू यदि हम लोग देखें तो 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, मींस जो डी सबसेल होगा इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। यदि ये 5 ऑर्बिटल्स है, नाम आपको पता होगा dxy dyz dx स्क्वायर -y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पे 6 हो गया, तो एक को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद अपोजिट स्पिन, तो इस प्रकार से सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके पास 10 हो जाएंगे, तो डी और सबसेल में कितना हो जाएगा, चाहे 4d हो 5d हो 3d हो, किसी भी डी सबसेल का बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है 4d ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मींस किसी एक ऑर्बिटल का बात किया जा रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक ऑर्बिटल से dxy है इस तरह का, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट आपका इस ऑप्शन में कहीं भी 2 नहीं मेंशन है, तो आप क्या करेंगे अपने से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग 4d सबसेल्स का टिक करेंगे, ठीक है, 4d सबसेल्स में कितने हो गए 10, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा 10। यदि आपका ऑप्शन में 2 होता तो मोस्ट
अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का क्या करना है आपको, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो क्रोमियम का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन है, दिया हुआ है, इसलिए आपके पास राहत है। यदि नहीं है तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्रोमियम का 24 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिफरेंट ऑर्बिटल सबशेल में। बाउ प्रिंसिपल्स को हम लोग उसमें लागू करेंगे। ठीक है, बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय क्या होता है कि आपके पास जब एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा हो तो आप क्या करें, नियरेस्ट जो नोबेल गैस होगा उस पे हम लोग कंसीडर करेंगे और उसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपको पता है नोबेल गैस क्या क्या हो जाएगा, हीलियम, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नियॉन, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आर्गन, नेक्स्ट क्या होगा, क्रिप्टन। एटॉमिक नंबर सभी का पता है, इसका कितना होगा 2, ये कितना है 10, ये कितना है 15, ये कितना है 36। तो यहाँ पे क्या है 24 है, 24 से पहले वाले नोबेल गैस को देखेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर वाले कितना है आर्गन, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे हम लोग, आर्गन को शामिल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर्गन मींस 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिलअप हो गया है। 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप होने का मतलब है आपके पास 3p6 तक का इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा 4s, तो आपके पास क्या होगा 4s, और नेक्स्ट क्या होगा 3d। n प्लस l वैल्यू से इसका काम होगा, इसका जाना। आप जिसका दिमाग में ये बैठ रहा होगा कि 18 इलेक्ट्रॉन हुआ है तो s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 20, और 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 24, बट ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोग एक्सचेंज एनर्जी के रूप में देखें कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि हम लोग s से d में भेज देते हैं, s से d में भेज देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 और 3d5। अब क्या होगा बच्चों, इसमें यदि 4s1 हुआ तो s में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यदि d है तो d में कितने हैं 5 ऑर्बिटल्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद पेयर करेंगे तो 1 2 3 4 5, यदि एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप किए तो क्या देख रहे हैं हम लोग 4s में हाफ फील्ड है और 3d भी क्या है, हाफ फील्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ऐसा होने से क्या हो जा रहा है आपके पास हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करता है, स्टेबल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 4s1 3d5, साथ में आर्गन। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। तो तीसरा आंसर इसका करेक्ट होगा। बच्चों कॉपर का आप लोग खुद से कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल है, सॉल्व करनी होगी। क्या है, द de Broglie wavelength of a tennis ball of mass 60 ग्राम। टेनिस बॉल है जिसका मास दिया हुआ है 60 ग्राम, वेलोसिटी मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कितने से मूव कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इज अप्रोक्सीमेटली। आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। तो बच्चों डी ब्रॉगली इक्वेशन आपको पता होगा, क्योंकि डी ब्रॉगली इक्वेशन से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है, जो आपके पास डाटा दिया हुआ है वो आप लिख लें, m इक्वल टू 60 ग्राम। ठीक है, वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आपके पास क्या पूछा जा रहा है, वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा h बाय mv। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी के टर्म्स में होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको बैठाना है। आप इस क्वेश्चंस में देख रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है तो आपके लिए थोड़ा सा राहत है, और नहीं तो इसको आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस पे आगे स्टेप ले सकेंगे, सॉल्व कर पाएंगे।
वैल्यू बैठाएंगे, क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 6.626 होता है, यहाँ पे 3 है, 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, मास है आपके पास 60 ग्राम, वेलोसिटी है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बड़े आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा जब भी नॉमेरिकल यदि आता है तो आपको ध्यान देने क्या है कि आपके पास जो यूनिट है वो यूनिट सेम यूनिट में होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन आप मेरे इस चैनल पे बने रहेंगे, यूनिट कन्वर्जन भी आपको करवाएंगे। यहाँ पे क्या है, जूल में है मेंशन, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे जूल वगैरह में नहीं है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो जूल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे जो उसका यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में इसमें आगे बढ़ू, थोड़ा सा स्पेस लेना होगा मुझे, नॉमेरिकल्स थोड़ा बड़ा होगा। क्या क्या देखे अभी हम लोग, कहाँ पे थे, लेमडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और क्या था 60 ग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। मैं बात कर रहा हूँ यूनिट को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। यूनिट को कन्वर्ट कीजिए, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। जूल को क्या लिखते हैं बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका जूल के लिए होगा। ठीक है, एनर्जी का है। नेक्स्ट क्या है, जूल के लिए हो गया, आगे क्या है सेकेंड। फिर से यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट है, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 60 इंटू 10। अभी भी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ग्राम बचा हुआ है, ग्राम, तो आप क्या देख रहे हैं, ये मीटर है पर सेकंड है, तो ये वाला यूनिट तो आपको मिल गया। बट ये वाला यूनिट को देखिए, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे क्या है ग्राम, तो इस केजी को भी क्या करेंगे हम लोग, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, दो में से कोई एक काम। तो आप कन्वर्ट कीजिए, क्या होगा 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34, केजी को ग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक केजी में कितना होगा 1000 ग्राम, 10 का पावर 3 ग्राम, ये है मीटर स्क्वायर। ये देखो पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड है, तो क्या बचेगा यहाँ पे पर सेकंड डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 इंटू, यहाँ पे जो यूनिट है उसको लिख रहा हूँ, इंटू थोड़े यूनिट को मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है यूनिट, ग्राम मीटर और पर सेकंड, ये आया। आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ग्राम ग्राम कैंसिल, यूनिट को कन्वर्ट किए तो एक कैंसिल हो रहा है, मीटर स्क्वायर है तो एक मीटर कैंसिल, यहाँ पे पर सेकंड है, पर सेकंड कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या है 10 है तो एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे भी जीरो है तो ये भी जीरो कैंसिल, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 पॉइंट है, 6 1 जा 6। ठीक है, आपके पास क्या देखने को मिलेगा 1.1 इंटू 10 का पावर देखिए माइनस 34 है, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 10 है, तो कितना बचेगा 10 का पावर माइनस 33, तो ये आपका आंसर होगा, और क्या है मीटर। तो ये आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, इस ऑप्शन पे दिख रहा है 10 टू द पावर माइनस 33 मीटर, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, इसलिए आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जिनको पीरियोडिक टेबल पता है वो तो इजीली टिक कर देंगे, जिनको नहीं पता है वो कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए। यदि जिनको पता होगा, आपको पता होगा फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, यदि पीरियड का बात करें हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे यदि हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें कि कितने एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो फर्स्ट पीरियड यदि है तो कितने एलिमेंट है, दो, सेकेंड पीरियड है तो कितने एलिमेंट है 8, थर्ड पीरियड है तो कितने एलिमेंट है 8, फोर्थ पीरियड है तो कितने एलिमेंट है 18।
कितने हैं 18, फिफ्थ पीरियड है तो कितने हैं 18, सिक्स्थ पीरियड है तो कितने हैं 37, 36 सॉरी। तो आपको इस तरह से यदि आपको पता है तो आप तो टिक कर लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट और लास्ट ग्रुप का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देख लीजिए क्या होता है नोबेल गैस से, और वहां से कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, यदि आपसे पूछा जा रहा है तो आपके पास एक फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, यदि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth पीरियड, nth पीरियड मींस आपके पास जो पीरियड है उसको हम क्या मान लिए हैं, n मान लिए हैं, n पीरियड की बात कर रहे हैं। यदि आपके पास n इवन है, n इज इवन, n आपका यदि इवन है तब आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं ई लिख दे रहा हूं, एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या करना है आपको, फॉर्मूला n प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है फोर्थ पीरियड मींस n का वैल्यू कितना हो गया 4, n यदि 4 है मींस क्या है इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा फोर्थ पीरियड में, यहाँ n की जगह 4 पुट करेंगे, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 का स्क्वायर बाई 2, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, मींस फोर्थ पीरियड में कितना एलिमेंट है 18 एलिमेंट है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 2, 18। अब जिनका ए दिमाग में होगा कि सर इवन है तब तो ये हो गया, यदि ओड होगा तो क्या होगा, तो ओड यदि होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है, यदि n ओड है तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जहां पे 2 है वहां पे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब किसी भी पीरियड के बारे में पूछा जाएगा तो आराम से हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पे पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, द आयनिक रेडियस ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस एंड Na प्लस, आपको आयनिक रेडियस बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो ध्यान देंगे। N पे 3 माइनस, O पे 2 माइनस, F पे 1 माइनस और Na पे प्लस। फर्स्ट क्या करें आप, सब में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे Z का वैल्यू देखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 7, ऑक्सीजन का कितना होगा 8, फ्लोरीन का कितना होगा 9, सोडियम का कितना होगा 11, ठीक है। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन्स का बात करें हम लोग तो 7 है, 3 माइनस है, 3 माइनस का मतलब क्या हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने और गेन किया है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। ऑक्सीजन का 8 है, 2 माइनस है मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो कितना हो जाएगा 10। F माइनस है, फ्लोरीन 9 है, 1 माइनस है मींस 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो कितना हो जाएगा 10। सोडियम पे प्लस है मींस 1 प्लस है मींस 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज किया है तो कितना था पहले से 11, तो आप कितना बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, लूज किया है तो 10, मींस सभी में 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस आपके पास क्या हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है, वैसा स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है। तो आयनिक रेडियाई का जो वेरिएशन होता है, ध्यान रखिए आयनिक रेडियस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो आयनिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा E बाय Z के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे E क्या है, सभी में कांस्टेंट है सेम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे जो आयनिक रेडियस होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो क्या हो जाएगा इस प्रोपोर्शनल टू E की जगह कांस्टेंट है तो 1 मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा Z, मींस Z का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, Z का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस जस्ट उल्टा होगा, Z का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो घटेगा। तो क्या हम लोग देख रहे थे यहाँ पे देखिए Z का वैल्यू क्या हो रहा है, इधर देख रहे हैं नाइट्रोजन 3 माइनस और 2 माइनस की तरफ इधर बढ़ रहा है
मीन्स आयनिक रेडिया क्या होगा, घट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देखिए एन, ऑक्सीजन क्लोरीन सोडियम वाला यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट होगा। क्या क्वेश्चन 11th क्लास के साथ ही साथ नीट के बच्चे, जेई के बच्चे, ठीक है, जो आपने सीयूईटी का जो तैयारी कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये फायदेमंद है। साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स, यहां देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड है। बताना है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अल्कली मेटल जो है उसका अपने पीरियड में कौन सा प्रॉपर्टीज चार में से एक सुटेबल होगा। ठीक है, तो अल्कली मेटल किसको बोलते हैं पहले आपको ध्यान देना है। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में जो आपका एलिमेंट है वो आपका क्या है, अल्कली मेटल्स है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या हो गया, ग्रुप 1 है। ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। क्या है ये सभी, अल्कली मेटल्स हैं। अब क्या रहा है क्या कि जो भी अल्कली मेटल्स होंगे उनका अपने अपने पीरियड में कौन सा प्रॉपर्टीज होगा। मींस आपका ये लिथियम है तो लिथियम का पीरियड में, सोडियम है तो सोडियम का पीरियड में, पोटेशियम है तो पोटेशियम के पीरियड में। ठीक है, जैसे यदि बात करें हम लोग यहाँ पे सोडियम तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम। तो इस तरह से हमको क्या करना है, कंपैरेटिवली स्टडी यहाँ पे पूछा जाता है। क्या कह रहा है पहला ऑप्शन को आप देखिए, कह रहा है स्मॉलेस्ट रेडियस, क्या अपने पीरियड में जो अल्कली मेटल है उसका रेडियस क्या सबसे छोटा होता है। तो आप पढ़े होंगे कि यदि हम लोग लेफ्ट टू राइट यदि हम लोग जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है मतलब सोडियम से कम होगा मैग्नीशियम का, तो क्या इसका छोटा हो गया, नहीं हुआ। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ऐसा प्रॉपर्टीज नहीं होता है। दूसरा देखिए, हाईएस्ट आयनाइजेशन, नहीं दूसरा क्या है, लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों ट्रेंड में आपको पढ़े होंगे कि सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे थे कि रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, मीन साइज आपका डिक्रीज कर रहा है। दूसरा यदि साइज डिक्रीज कर रहा है तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जनरल ट्रेंड में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट हम लोग कहीं कहीं पे क्या होता है, हाफ फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट को देख के लगाते हैं। बट जनरल में क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, मींस Na है तो Na से ज्यादा क्या होगा, मैग्नीशियम का होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब क्या होगा कि इसका अपने पीरियड में क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। इसका मतलब क्या होगा, नोबेल गैस को छोड़ करके इसमें क्या होगा, सोडियम है तो इसका क्या हो गया, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, सभी का अपने अपने पीरियड, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ध्यान दीजिए क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, BeCl2 का डाइपोल मोमेंट बारे में पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, डाइपोल मोमेंट जब भी किसी भी मॉलिक्यूल्स का पूछा जाएगा तो आपका काम क्या होगा, वहां पे सबसे फर्स्ट उस मॉलिक्यूल्स का आप क्या करेंगे, शेप को बनाएंगे। और शेप में हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट वेक्टर को दिखाएंगे और वहां पे हम लोग वेक्टर एडिशन लॉ को लगाएंगे और देखेंगे कि ओवरऑल कितने इसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, BeCl2, जिनको पता होगा BeCl2 का शेप वो तो इजीली वैसे बना लेंगे। BeCl2 का शेप क्या होगा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं क्या है, लीनियर शेप है। कैसे निकालेंगे ये भी बात कर लेता हूं। आपके पास क्या करना है, आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल लेनी है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर। ठीक है, क्या निकलेगा, दो दो तरीके होते हैं। आसान तरीका आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो आपके पास सेंट्रल एटम को यहाँ पे हम लोग क्या देखना है कि एक पहले आपको रफ स्ट्रक्चर बना लेनी है। ठीक है, रफ स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, दोनों सिग्मा बॉन्ड है। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर देखना है,
यहाँ पे कोई होगा क्या, बेरिलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बॉन्ड बना लिया, एक भी नहीं है, मींस आपके पास 2 हो गया। ठीक है, तो 2 हो गया तो आपके पास कौन सा हाइब्रिड आयन हो जाएगा, sp, और sp हाइब्रिड आयन का कैसा होगा, लीनियर, तो लीनियर बना दिए। आप देखते हैं क्या है, BeCl2 दो डिफरेंट एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। ये डायपोल मोमेंट का फैक्टर किधर होगा, आपके पास क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस साइड में। दूसरी ओर देखिए, ये भी पोलर बॉन्ड है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होगा। दोनों जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, और डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 किस में है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन प्रोपाइन, बताना है कि प्रोपाइन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो पहले क्या करेंगे, आप प्रोपाइन का स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है, पूर्ण संरचना को बनाएंगे, पूर्ण स्ट्रक्चर को, और उसमें देखेंगे सिग्मा और पाई। तो प्रोप है मींस कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन आप दीजिए, 1 2 3। क्या है, वाइन है मींस 2 कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या करेंगे, कोई भी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ब्लू कलर में नहीं आया, ब्लू में लगा दे रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बाकी को क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होगा, सभी जगह पे 4 वैलेंसी को हाइड्रोजन से हम लोग ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए कार्बन में 3 और 1 4 वैलेंसी पूरा है, ये कार्बन में देखिए 3 वैलेंसी है, क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। आप देखिए सिग्मा बॉन्ड, तो जो सिंगल बॉन्ड जो होता है कभी भी 2 एटम के बीच, वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होगा, मींस ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिंगल है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पे ये देखिए 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा फंसेगा, क्या है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो शुरुआत में हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद क्या होगा, बाकी जो बॉन्ड होगा वो मेरा 2 बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, मींस ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ऊपर भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2, 6 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आपको क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ज्योमेट्री ऑफ BrF5, BrF5 का क्या करना है, ज्योमेट्री निकालना है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से आपको क्या निकल जाएगा, उसका अरेंजमेंट हो जाएगा, तो वहां से आप ज्योमेट्री शेप निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ब्रोमीन है, रबर स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, ब्रोमीन का वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बना देता हूँ, सबसे आसान तो वही है क्योंकि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसको, 9th क्लास से ये। तो ब्रोमीन का वैलेंस शेल में क्या है, हेलोजन का ग्रुप का है, आपके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लगा दीजिए, ठीक है, कहीं भी दिखा दे रहा हूँ। अब क्या करना है, क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी 7 होगा, ये भी हेलोजन का ही ग्रुप का है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, शेयर करेगा, मींस आपके पास क्या होगा, एक ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से इधर बना देना। इतना समझ आ गया कि ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो आप क्या करेंगे, ब्रोमीन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो 5 क्लोरीन को आप लगा दीजिए, जिस तरह से भी आपको लगाना है, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। आपके पास क्या करना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाइंड कर लीजिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या बोले, स्टेरिक नंबर में कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सभी सिंगल बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, तो 5 हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर,
सेंट्रल एटम पे, फ्लोरीन वाले पे नहीं। फ्लोरीन ये ब्रोमीन क्या है, सेंट्रल एटम पे है लोन पेयर। इसका मतलब क्या होगा, एक लोन पेयर। टोटल कितना हो गया 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 और क्या हो जाएगा d2, sp3 d2। हाँ जी, एक और फॉर्मूला है हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड करने का, एक और फार्मूला है। उस फार्मूला पे भी मैं बैठा के दिखा देता हूँ। क्या होता है फार्मूला, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया। एक और फार्मूला है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम मीन सिंगल बॉन्ड के साथ जितना जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इधर चार्ज वगैरह रहेगा तो वो यहाँ पे जुड़ेगा, बट यहाँ पे चार्ज नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम ब्रोमीन कितने हैं 7 प्लस कितने सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए 5, कितना हो जाएगा 1/2 7 और 5 12, कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो 6 से आ गया ना, तो क्या हो जाएगा 6 का, एक है 3p 4 हो गया, 2 बच गया d2 मींस sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3d2 यदि हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल की ओर तरफ जाएगा। तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में ये रहेगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे और वहां पे रियल इसका शेप हम लोग बताएंगे। ऑक्टाहेड्रल कैसा होगा, हाँ अब यहाँ पे कंक्लूजन में आए हैं। ऑक्टाहेड्रल ही आपको बनाना है, क्या हो जाएगा बी आर। ऑक्टाहेड्रल में क्या करेंगे हम लोग, क्या होता है इस तरह का 4 प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे होता है। 5 क्लोरीन है तो 5 क्लोरीन आइटम को हम क्या करेंगे, देंगे, ठीक है। और क्या था इसमें, जो छठा जो आप देख रहे हो वहां पे क्या है, लोन पेयर है। मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लोन पेयर को ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसका जो शेप होगा कैसा दिखेगा, यहाँ पे एक्चुअली जब देखेंगे तो आपको शेप नजर आएगा, ये दिख रहा है, और एक पिरामिड टाइप का शेप नजर आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। मीन्स स्क्वायर है और क्या है पिरामिड है। मीन्स इसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिडल किसमें है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। स्क्वायर पिरामिड जो है वो किसमें, फर्स्ट ऑप्शन पे है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5। PCl5 में क्या निकालना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, जिस फॉर्मूला पे आप आएंगे, इनको ये लग रहा होगा कि इस फॉर्मूला पे हम बनाएंगे सर, कि 1/2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनो वैलेंट आइटम। यहाँ पे आयन नहीं है, यदि आयन होता तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज जितना होता है उसको प्लस करते और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना हम लोग माइनस करते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यहाँ पे PCl5 है तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम होगा और 5 क्लोरीन जो होगा वो उसके साथ बॉन्डेड होगा, ठीक है। एरा का स्ट्रक्चर पहले बना लेना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का बात करेंगे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंसन आप करेंगे तो आर्गन आर्गन बोल नियम 15 होता है इसका, ठीक है। एटॉमिक नंबर 15 है तो आपके पास नियम हो जाएगा 3s2 और 3p3 हो जाएगा। आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, थर्ड पीरियड में थर्ड सेल में 5 है तो 5 हो गया, प्लस सिंगल बॉन्ड के साथ कितना एटम इसमें जुड़ा हुआ है, 5 जुड़ा हुआ है तो आपके पास क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 1/2 5 5 ऐड करेंगे तो 10, इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10 मींस कितना हो गया 5, 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 और एक d, तो sp3 d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे शेप वगैरह नहीं है, शेप आता तो उसको हम लोग टीबीपी में शेप में हम इसका होता है, तो शेप इसका ध्यान रखिएगा क्या होगा, जो एक्चुअल शेप हम लोग लिखेंगे sp3d में वो कितना हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। शेप कैसा होता है एक्चुअल में यदि बनाएंगे तो एक फास्फोरस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है और एक इधर CL, इस तरह का इसका एक्चुअल शेप बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है ए गैस विच ऑबेज गैस लॉ एट ऑल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बताना है कि गैस है जो क्या करता है, सभी ताप एवं दाब पर गैस के नियमों का पालन करता है, तो उसे कौन सा गैस कहते हैं? कौन सा गैस कहते हैं? आइडियल गैस। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आइडियल गैस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बताना है कि गैस है जो 500 डेसीमीटर क्यूब 1 बार प्रेशर पे है, उसको में कितना हम लोग मिनिमम प्रेशर लगाएंगे ताकि उसका वॉल्यूम कितना हो जाए? 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। तो क्या क्या आपके पास दिया हुआ डाटा है? आपके पास फर्स्ट कंडीशन में वॉल्यूम दिया हुआ है, मींस आपके पास V1 दिया हुआ है। V1 कितना दिया हुआ है? 500 डेसीमीटर क्यूब। शुरुआत कंडीशन में प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 बार। सेकेंड कंडीशन में क्या हो जा रहा है? वॉल्यूम कितना हो गया? 200 डेसीमीटर क्यूब। यूनिट देखिए सेम है, प्रेशर क्या है पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या कहता है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। वाइल्स लॉ में आपने पढ़े होंगे, वाइल्स लॉ से P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्या फाइंड करना है यहाँ पे? P1 कितना दिया हुआ है? 1 बार, 1। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500। P2 कितना है फाइंड करना है, तो P2 वॉल्यूम V2 कितना दिया हुआ है? 200। P2 यहां से निकाल लेंगे, P2 क्या हो जाएगा? ये इधर से मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड, 1 से डिवाइड करें तो ये 500 और y कितना हो जाएगा? 200। जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 5/2 बार। 5/2 बार मींस कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 बार। 2.5 बार कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? सेकेंड। इसलिए क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्या है? द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट चार्ट। बताना है कि एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, सभी एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी कितना होगा? 0 होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया इज। एमोनिया का फॉर्मेशन का एंथैल्पी दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे डैश नहीं है, एक्चुअल में क्या है? ए लगा हुआ है, डाटा जो गिवन डाटा है इसी के साथ है, मींस यहाँ वाला माइनस को मैं यहाँ पे समझना है आपको। ठीक है, कितना दिया हुआ है? -46.0 किलो जूल पर मोल। बताना है एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन के लिए कितना होगा। कैसे बनाएंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मींस क्या करना है आपको? 1 मोल एमोनिया को बनाना है, तो आपको ये पढ़ा होगा कैसे बनेगा। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइब्रिड प्रोसेस में आपने पढ़े होंगे, क्या होगा? अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अमोनिया को 1 मोल रखना है, इसलिए बैलेंस एक इधर से ना करके इधर से लेंगे। ठीक है, क्या करना है? इधर नाइट्रोजन 1 है तो इधर भी 1 रखना है, इसलिए क्या करेंगे? 1/2, क्योंकि 1 मोल ही बनाना है। इसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि N2 है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 करके हम लोग कर देंगे, ऐसा करेंगे तो आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है मींस आपको 1 मोल के लिए दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/2। इसके लिए आपके पास दिया हुआ है डेल्टा एच फॉर्मेशन। ठीक है, -46 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब क्या होगा? आपको पूछा जा रहा है उस इक्वेशन में, तो ऐसा हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें लेफ्ट साइड क्या है? NH3 है, जो अभी हम लोग लिखे हैं उसमें क्या है? राइट साइड प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्शंस को क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे? रिएक्शंस को रिवर्स करेंगे। रिएक्शंस को रिवर्स करके लिखें, क्या हो जाएगा? ये NH3, मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH3, इधर क्या है?
1/2 प्लस 3/2 एंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ है इसमें, डेल्टा एच का वैल्यू -46, ठीक है, किलो जूल। अब क्या करना है, आपको रिवर्स कर दे रहे हैं हम लोग, तो रिवर्स कर दिए तो क्या हो गया, देखिए ये डाटा था इधर लेफ्ट साइड तो माइनस में था, तो यहाँ पे जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो साइन को भी क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। -46 है तो कितना हो जाएगा, +46, ठीक है, किलो जूल पर मोल। अब क्या करना है, जो आपको लाना है उसमें क्या है, NH3 के कोएफिशिएंट में 2 है, मींस इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मींस पूरे इक्वेशन, जो पूरा इक्वेशन है इसको क्या कर देंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2NH3, इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा N2, इसको 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3H2, और इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 92 किलो जूल पर मोल। तो 92 किलो जूल पर मोल प्लस साइन में कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास, एक रिएक्शन है A प्लस बी, इससे C प्लस D प्लस Q, ठीक है, फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, इस रिएक्शंस के लिए एंट्रोपी चेंज कितना है, पॉजिटिव है, बताना है द रिएक्शन विल बी, ये रिएक्शंस क्या होगा, किस कंडीशंस में ये फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, कहना ये चाह रहा है टेंपरेचर का कौन सा कंडीशंस पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट आप क्या देख रहे हैं, प्लस क्यू है, प्लस क्यू करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये रिएक्शंस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा, यदि ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। आपके पास जो डाटा है दिया हुआ है कि डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये गिवन है। आपको टेंपरेचर का कंडीशन निकालना है, तो आपका माइंड में एक इक्वेशन आ रहा होगा, डेल्टा एच और फिजिबिलिटी जो होता है वो हम लोग किससे हम लोग देख लेते हैं, डेल्टा जी से, ठीक है, डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी से आप क्या निकालेंगे, फिजिबिलिटी, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है जब इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। तो आप इस इक्वेशंस में जाएंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो इस इक्वेशंस में हम लोग पुट करेंगे, क्या है वैल्यू यहाँ पे तो नहीं है, आपके पास डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और फार्मूला में क्या है माइनस टी है, डेल्टा एच का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव में होगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं, ए नेगेटिव माइनस ए भी क्या आएगा माइनस टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टी का वैल्यू लो हो हाई हो कुछ भी हो, मतलब माइनस नहीं, टेम्परेचर है तो कुछ भी वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यदि इसका वैल्यू को यदि लोग लो पुट करें चाहे हाई पुट करें, तो ए भी माइनस, तो मेरा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा। टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे एनी टेम्परेचर पे, तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, जो क्या है ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ गया, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट की दृष्टि से भी ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को आपको केवल ये नहीं समझना है कि क्लास 11th का ही क्वेश्चंस है, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेरा सेशन बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन CaCO3 से जा रहा है CaO और साथ में क्या बन रहा है CO2, ये CO2 को मैं यहां से यहां ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, Kp का वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो क्या हो जाएगा Kp, Kp में हम लोग क्या करते हैं, जब प्रेशर के टर्म्स में हम लोग पुट करते हैं तो आपको पता है कि प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, गैसेस का हम लोग देखेंगे, गैसेस प्रोडक्ट और गैसेस रिएक्टेंट ही लेना है, ठीक है, प्रेशर में। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है इसमें क्या है, गैस है, बट आपके पास ये क्या है, सॉलिड है, इसलिए इसका हम लोग कितना मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मींस 1, तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है मेरा, सॉलिड है, ये भी खत्म, मींस आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 इज। NH3 का क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट एसिड आपको बताना है। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कैसे निकालते हैं, तो जब भी आपको कॉन्जुगेट एसिड पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे कि जो स्पीशीज दिया हुआ है उसमें आप क्या करेंगे H+ को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, H+ को ऐड कर देंगे, तो रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए H3 है, N हो गया, H3 था, एक H और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा H4, और साथ में क्या लेकर आ रहा है ये +R, तो क्या हो जाएगा NH4+। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। आपको बताना है कि इसमें से कौन लुईस एसिड होगा। तो लुईस एसिड का मतलब क्या क्या होता है दोस्तों, पता है लुईस एसिड का मतलब क्या होगा, वैसा स्पीशीज जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो वैलेंस शेल में। दूसरा चीज क्या होगा, वैकेंट और वाइटल्स हो, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा मींस हम लोग क्या बोलते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल, तो उसको छोड़िए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और क्या होगा वैकेंट और वाइटल्स। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, ये खत्म। NH3 इसके पास भी क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे NH4+ है जिसमें लोन पेयर नहीं है, बट इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। आप यहाँ देखिए BF3, तो क्या नजर आ रहा है आपके पास, एक बोरोन है, 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और एक इसका प्योर वाटर क्या है, खाली है, सॉरी क्या है यहाँ पे, एक प्योर वाटर यहाँ पे वैकेंट है, तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स कोई ले सकता है। दूसरा चीज देखेंगे इस बोरोन में कितना है, अभी हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 और 2 6, मींस इसके पास कितना है 6 इलेक्ट्रॉन ही है, होना कितना चाहिए 8, मींस क्या है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, इसलिए क्या होगा ये मेरा लुईस एसिड होगा, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। जिसको NH4 में कंफ्यूजन लग रहा है ध्यान देंगे, NH4 इस तरह से 4 हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, और साथ में यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ ए 10 टू द पावर -10 MnAOH सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, केवल 11th की दृष्टि से नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूं इस सेशन में आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो जेईई नीट का क्वेश्चन है, CUET का क्वेश्चन है, और TGT PGT एग्जाम्स के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास क्या यहाँ पे निकालना है इसका pH वैल्यू, जो आपके पास जो डाटा हो क्या है 10 टू द पावर -10 m, इसका जो मोलर कंसंट्रेशन बहुत ही लो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, वेरी लो कंसंट्रेशन है। यदि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो इसमें आपको क्या करना होगा, वाटर को भी कंसीडर करना होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे, केवल आपको NaOH है, यहाँ से केवल OH का कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और ऐसे कंडीशन में लोग क्या करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स में भी जो OH होता है उसको भी ऐड करेंगे, तो जो टोटल OH- का जो कंसंट्रेशन होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, OH- का कंसंट्रेशन NaOH का, और OH- का कंसंट्रेशन वाटर का, एक ही पॉइंट है इसका, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो लोग आएंगे तो लक्के से देखेंगे कि अच्छा 10 टू द पावर -10 है, तो अच्छा OH का यहाँ पे POH निकल जाएगा 10, pH कर देंगे 4, लेकिन वो गलत हो जाएगा, होगा क्या, आपके पास OH- का भी कंसंट्रेशन को कंसीडर करना होगा, तो NaOH का कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है कितना है 10 का पावर -10 है, वाटर में OH- का कंसंट्रेशन कितना होगा, क्योंकि वाटर का आपने पढ़ा होगा डिसोसिएट करेगा तो H+ और क्या होगा OH- में डिसोसिएट होता है, इसका कंसंट्रेशन कितना होता है 10 का पावर -7। आपके पास क्या होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -10 है, 10 टू द पावर -7 है, तो 10 टू द पावर -7 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 10 का पावर -3, यहाँ क्या बचेगा 1, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -3 है तो इसको क्या लिखेंगे 0.001 प्लस में कितना है 1, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -7, और इसको लिखेंगे 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो
1.001। अब 1.001 को 10 टू द पावर -7, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है, नियरेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, बनाते समय इसको हम लोग 1.001 है मींस 1 है, तो 1 को हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा 10 का पावर -7। अति नियरेस्ट वैल्यू नहीं पूछता, एक्चुअल वैल्यू पूछता तो इस डाटा को लेके चलना पड़ता, ठीक है। 10 टू द पावर -7 किसका वैल्यू निकल गया मेरा, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल गया है, तो आप यहाँ से POH का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, POH का वैल्यू। POH का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बात करता हूँ यहाँ पे, पता है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। POH इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 10 का पावर, जो अभी मैंने निकाला था ये वैल्यू नहीं, टोटल -7, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -7, ठीक है, -7। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -10 का पावर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा log 10, माइनस को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 log 10 का वैल्यू कितना होता है, मींस आपके पास POH का वैल्यू कितना निकल गया 7। तो आपको एक इक्वेशन पता होगा क्योंकि यहाँ pH पूछा है, तो pH प्लस POH बराबर कितना होता है 14, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, pH का वैल्यू निकाल लेंगे 14, ये POH इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, POH का वैल्यू 7 कितना हो गया, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिनका दिमाग में 4 चल रहा होगा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3 माइनस। ClO3 माइनस पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है क्लोरीन का। तो हम लोग क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर को कितना मान ले, x मान ले, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन को हम लोग कितना मान ले, x मान ले, तो इसको बनाएंगे, x का ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे, क्लोरीन x प्लस ऑक्सीजन कितना है 3, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है यहाँ पे -1, ठीक है। क्या हो जाएगा x 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 इक्वल टू -2, ये क्या होगा आपके पास x इक्वल टू -6 राइट साइड जाएगा इक्वल टू के राइट, तो +6 हो जाएगा, पहले से क्या है -1, कितना बचेगा +5, +5 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, बताना है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होगा। आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। जैसे आपके पास क्या है Na है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा Na प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 1। तो क्या देख रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म से पूछा है, मींस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है इन द रिएक्शन CuOH2 Cu सॉलिड और प्लस H2, H2 इधर लिखा हुआ है, मैं इसको राइट साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहीं पे H2O गैस। अब क्या कर रहा है इसमें, क्या है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या समझना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, किसका रिडक्शन हो रहा है उसको निकालना, वही क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि खुद रिड्यूस कर रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करवाने का काम करेगा, इसलिए वो क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसमें देखेंगे किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ देखिए
CuO में कॉपर का कितना है +2, H2 है एलिमेंटल स्टेट पे 0, इधर कॉपर एलिमेंटल स्टेट में, तो इधर क्या हो गया 0, इधर H2O आ गया, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +1। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर +2 है, +2 से 0 हो रहा है, मींस क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे CuO मेरा क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। यदि रिड्यूसिंग एजेंट पूछता तो क्या हो जाता H2, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ 0 से क्या हो रहा है +1, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, वाटर मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल पूछा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स में आप क्या करेंगे, जैसा मैंने अभी बताया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका ज्योमेट्री अरेंजमेंट शेप कैसा होगा। तो H2O का कैसा होता है, ये होता है, इसके पास 2 लोन पेयर रहेगा। ठीक है, बेंड टाइप का शेप होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जाएगा। वेस्पर की थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, उससे कम लोन पेयर बोन पेयर में होता है। यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए क्या करेगा थोड़ा रिपेल कर देगा, तो थोड़ा सा टेट्राहेड्रल से सिकुड़ करके नीचे आएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है 104.5 डिग्री। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 104.5, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मींस बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है ऑप्शन नंबर 4 CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ऑल द s ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन, बताना है कि s ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का कहां पे प्रेजेंट है। तो s ब्लॉक एलिमेंट्स मींस क्या होगा, सारा s वाला पीरियोडिक टेबल में क्या देख रहे होंगे, जैसे लिथियम था, यहाँ पे सोडियम था, मैग्नीशियम था, ये सब क्या था ग्रुप 1, और ग्रुप नंबर 2 जो था वो मेरा क्या कहलाता है s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। तो कौन सा हो जाएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का आपको बताना है कि एक्वस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो पहले आप बोरेक्स का आपको फार्मूला आपको बता देता हूं, पूछा जाता है बोरेक्स का फार्मूला, बोरेक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा Na2B4O7 इनटू क्या होता है 10H2O, ये आता है आपका बोरेक्स का फार्मूला। यदि इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा तो किस नेचर का होगा, बेसिक इन नेचर होगा, ऑप्शन नंबर क्या है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ओर्स पूछा जा रहा है, एल्युमिनियम का ओर्स, आपने एल्युमिनियम का एक बहुत ही बढ़िया ओर्स आपने पढ़ा होगा, क्या है Al2O3 × 2H2O, इसके बारे में सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं बॉक्साइट, बॉक्साइट कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आयुपेक नेम, इसका क्या करना है आयुपेक नेम लिखना है। आयुपेक नेम लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन, तो ये तो क्या दिख रहा है एक ही चेन में दिख रहा है, कहीं भी ब्रांच वगैरह तो नहीं दिख रहा है। आपके पास कार्बन की संख्या को काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। दूसरा चीज हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि जो भी उसमें फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच होगा वो किधर से काउंट करने पे नजदीकी होगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है CO, जो कि यहाँ पे कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2, ये कार्बन कितना हो जाएगा 3 4 5, 3 पे ही आना है दोनों साइड से। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं 5 है, तो 5 को क्या बोलते हैं पेंटेन आ जाएगा, और 3 पे और कीटोन के लिए क्या लिखा जाता है सफिक्स और, इसलिए इसका आंसर क्या होगा पेंटेन 3 और। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ देर के लिए और बने रहे, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आ रहे हैं। बोला जा रहा है द पोजीशन आइसोमर ऑफ, इसका क्या करना है पोजीशन आइसोमर आपको बताना है। पोजीशन आइसोमर में क्या क्या करते हैं दोस्तों,
जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सेम रखेंगे, उसमें चेंज नहीं करना है, केवल पोजीशन जो होगा फंक्शनल ग्रुप का उसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, OH है, तो OH का क्या करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे। यहाँ पे जो OH है वो आपके पास 1 2 3 हम लोग लिखे, तो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। आपको क्या करना है, इस कार्बन को चेंज कर देना है इसको, और जगह को इसको चेंज करके लिख देना है। क्या हो जाएगा, CH3 CH, और यहाँ पे CH3 इसको दूसरा कार्बन पे ले जा रहे हैं OH। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का है, लेकिन आपके पास देख रहे कि सर ऐसा तो स्ट्रक्चर कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए ये CH के साथ जो है CH3 और ये CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों CH3 को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, CH3 का होल 2, और क्या है CH, और इसके साथ क्या लगा हुआ है OH। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किसमें है, 2 में है, तो 2 आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कर रहा है, CH3 का होल 2 CH, और यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, इसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ डेसिमल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बात करता हूँ क्या होगा, इसको यदि देखें, आप लिखे हैं अभी जिस तरह से मैंने लिखा था, क्या होगा CH3, ये क्या है CH, इधर भी CH3 को लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, रेडिकल है। इस स्ट्रक्चर को जो होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आइसो, आइसो का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कार्बन भी कितने हैं, 3 है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल 3 रेडिकल। ऑप्शन नंबर क्या है, 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। आपको बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वही ना इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। तो आपको क्या, आपको देखना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स क्या है, कौन कौन सा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या देखेंगे हम लोग, जो पॉजिटिव स्पीशीज होगा वो मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आपको ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 4 नंबर पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा ही लग रहा होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, बताना है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी आपको पता है क्या होता है, यदि स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है कार्बोकेटायन के केस में, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग दूसरा क्या देखते हैं, ये जो स्टेबिलिटी होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ना लेकर के क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम, जितना ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके पास गिवन डाटा है उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए ACH2 पे प्लस है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से ही अटैच है, केवल इस कार्बन से, ये बगल वाले कार्बन से अटैच नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 डिग्री। यहाँ पे ध्यान दीजिए CH3 का होल थ्राइस और C पे प्लस है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन CH3 से अटैच है, 3 से अटैच है। ठीक है, और ये क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो ये कैसा हो गया, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 3 से अटैच है, मीन से क्या हो गया 3 डिग्री। ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है, एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच है इसलिए क्या है 2 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो मोस्ट स्टेबल क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सबसे अधिक स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इसका नाम पूछ रहा है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो वर्ड आएगा। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, टोटल कार्बन की बात करें तो जहां पे बैंड है वो आपके कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि 1, ये क्या है 2, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं काउंटिंग, 3 4 5 6, टोटल
6 कार्बन इसमें है। तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, सभी सिंगल बॉन्ड के साथ है इसलिए अल्केन में आएगा, तो साइक्लोहेक्सेन ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 में, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the IUPAC name of the products obtained by the ozonolysis of pen 2 in। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ना केवल 11th के लिए बल्कि जेई नीट के बच्चों के लिए भी है, सीयूईटी के बच्चों के लिए भी है, आईआईटी जैम की जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी है, और साथ ही टीजीटी पीजीटी के दोस्तों के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ओजोनोलिसिस है, किस अल्किन का करवाना है, उसका पहले स्ट्रक्चर को लिख लें। पेन 2 इन मींस 5 कार्बन है, दूसरा कार्बन पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड देना है। तो क्या हो जाएगा, CH3, पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, CH, दूसरा कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड लगा देना, CH, CH2, अरे CH3। क्या करना है, इसको ओजोनोलिसिस करना है। तो ओजोनोलिसिस करते हैं तो मैकेनिज्म पे ले जाते हैं, क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट को बता रहा हूं, ये हिंट याद रखेंगे। क्या करना है आपको, जब भी ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट लिखना हो तो जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, उस डबल बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है और 2 मॉलिक्यूल्स में इसको बांट देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा देना है, यहाँ पे भी क्या करना है, ऑक्सीजन को लगा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट आपका, CH3 CHO, ये हो गया, प्लस एक यहाँ पे आ जाएगा CHO। ठीक है, आगे क्या है, 2 कार्बन है, CH2 CH3, जैसा है जे का क्यों लिख देना है, केवल डबल बॉन्ड की जगह पे ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन है, इसका नाम नाम के साथ दिया हुआ है, तो नाम इसका आपको याद होगा, एल्डिहाइड में है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ठीक है, और ये 3 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इथेनॉल प्रोपेनॉल आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, बोल रहा है कि यहाँ पे इथिन है, इथिन को किस मेथड से, यहाँ पे 4 है दिया हुआ, इसमें से किस मेथड से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोल रहा है फर्स्ट है हीटिंग सोडियम एसिटेट विद सोडा, सोडियम एसिटेट को सोडा लैम्प के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, इसमें जितना कार्बन आपको दिख रहा है ना, इस CO2 को यहाँ पे हटा देंगे, आपके पास एक कार्बन का अल्केन बनेगा, मींस इसमें क्या बनेगा आपको, CH4। दूसरा है हीटिंग CH3 CH2OH, इथेनॉल को हीट करने हम लोग, एक्सेस ऑफ H2SO4, कौन सा H2SO4, जनरली इसको जो हीट करते हैं उसको टेंपरेचर तो हम लोग को मेंटेन करना होता है कितना, 443 केल्विन। ठीक है, 443 केल्विन पे इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मींस इथिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। अब जिसका दिमाग में लगा हुआ कि सर तीसरा में क्या बनेगा, तो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट का जब इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करेंगे तो क्या होगा, एक कार्बन यहाँ है, CO2 को हटा के तो एक कार्बन को क्या करेंगे, 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, और एक कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ है तो यहाँ पे एसिटिलीन बन जाएगा। तो ये बनाना था इथेन को, ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, बताना है कि ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसा है। तो ध्यान रखेंगे, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप को आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप रट करके बहुत सारे बच्चे होते हैं 5-10 रटने मारते हैं, अच्छा ये ऑर्थो है, OH ऑर्थो है, OCH3 ऑर्थो है, ऐसा काम नहीं करना है। आपको क्या देखना है कि आपके पास जो ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, उस ग्रुप का जो पहला एटम जो होगा जुड़ा हुआ, जो बेंजीन रिंग के साथ जो जुड़ा होगा, उसके पास लोन पेयर है या नहीं है। यदि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो और जो एटम ग्रुप दिया हुआ है वो आपका क्या होगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। यदि आपके पास ए के पास लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर यदि है ए के पास तो क्या होगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। तो क्या है, यहाँ पे कार्बन है नहीं है, नाइट्रोजन NO2 लिखा हुआ तो आपको लगेगा अरे इसमें हो सकता है क्या नाइट्रोजन में जैसा, लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा फॉर्मल चार्ज के साथ। ठीक है, तो इसके पास भी लोन पेयर अब नहीं बचा है। OH है तो ऑक्सीजन के पास यहाँ क्या बचा हुआ है, लोन पेयर, यहाँ कार्बन है नहीं है। तो
क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑर्थो पैरा डाइएक्टिक ग्रुप कौन होगा? OH। इसी प्रकार से जैसे आपके पास OCH3 रहेगा तो OCH3 के पास भी क्या लोन पेयर है, तो ये भी ऑर्थो पैरा डाइएक्टिक होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास हेलोजन ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा डाइएक्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर का डिप्लेशन के लिए सबसे जिम्मेदार उत्तरदायी कौन होगा? आज का सबसे बड़ा समस्या कौन होता है इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार? आप हैं, हम सब हैं। इसके अलावा कौन सा होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें नई ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फेरोन्स। क्या बोलते हैं? फेरोन्स। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी होगा, फेरोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। Besides CO2 the other greenhouse gas is? CO2 के अलावा और कौन सा इसमें ग्रीन हाउस होगा? कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सा होता है? मीथेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीथेन। ठीक है, कंप्लीट हो गया। थैंक यू। आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही नए नए कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे। और इसी तरह का आपको क्वेश्चंस देखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है और सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एम केम क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।